You are watching our channel चलते चलते दो खबर। 21वीं सदी के भारत में यदि आज आरक्षण फिर से चर्चा का विषय बना है तो उसका श्रेय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस पार्टी ने संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अपना दोहरा रवैया रखा है, जो कि बार बार कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर से प्रकट हो ही जाता है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं के कार्य अक्सर इसके सार्वजनिक बयानों से भिन्न होते हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने सदैव अम्बेडकर के सिद्धांतों को केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान के निर्माण के उदाहरण हमारे सामने पहले से ही मौजूद हैं। कांग्रेस के आलोचकों का यह भी तर्क है कि कांग्रेस ने संविधान की विरासत और अम्बेडकर के योगदान का उपयोग चुनावी औजार के रूप में किया है, न कि नीतिगत आधार पर। राहुल गांधी द्वारा आरक्षण की 50% वाली ऊपरी सीमा को हटा देने के बयानों के बाद से उनके परिवार से प्रधानमंत्री रहे सभी सदस्यों की आरक्षण के मुद्दे पर रहे दृष्टिकोण और वास्तव में अपनाई गई नीतियों की पुनः विवेचना करने की स्थिति बना दी है। अब जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कांग्रेस के नेताओं को अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सहित हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए आरक्षण नीतियों के प्रति उनके असंगत समर्थन के लिए देश की जनता के सामने अग्नि परीक्षा और जांच का सामना करना पड़ रहा है। अम्बेडकर के दृष्टिकोण के अनुसार ये प्रावधान सामाजिक और आर्थिक खेल के मैदान को समतल करने के लिए बनाए गए थे, परंतु राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के आरक्षण के प्रति की गई व्यवस्थाएं अम्बेडकर के मूल विचार के विपरीत केवल उनकी अवसरवादिता को ही परिलक्षित करती हुई दिखाई देती है। हरिद्वार से आने वाले समाजसेवी और राजनैतिक समीक्षक शरद शर्मा के अनुसार राहुल गांधी के मुख से आरक्षण व्यवस्था की पुनः समीक्षा करने की बात कहलवाने में उन्हें लगभग 2 महीने का समय लगा। उन्होंने आगे कहा, मगर यह दुख की बात है कि जो लोग राहुल गांधी को 24 घंटे घेरे रहते हैं और जो उनके लिए राजनीतिक एजेंडे और उनके राजनीतिक बयान तैयार करते हैं, उन्होंने आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे को एक बार फिर से भटकाने का काम कर दिया है। आइए सुनते हैं कि शरद शर्मा ने राहुल गांधी और उनकी नई आरक्षण नीति के बारे में क्या कहा। 2014 में मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के मुद्दों पर लोगों को एकजुट करते हुए सत्ता में आई थी। 2019 तक राष्ट्रीयता, भारतीयता और हिंदुत्व के नीचे जातीय उद्बोधन दबने लगे थे। जब 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मात्र 3% वोट मिले तो राहुल और प्रियंका को समझाया गया कि राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के मुद्दों पर प्रदेश की जनता जातीयता को छोड़कर मोदी के साथ एक तरफा हो रही है। जातीयता के मुद्दे पर शेष वोट बैंक मायावती और अखिलेश यादव की ओर झुकाव दिखा रहा है। इसलिए कांग्रेस को भी हिंदुत्व और जातीयता में से एक मुद्दे पर राजनीति करनी होगी। राहुल गांधी को उनके विदेशी शिक्षित सलाहकारों ने बताया कि हिंदुत्व की राजनीति को छूते ही उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे मुंह मोड़ लेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मायावती का जनाधार कमजोर पड़ रहा है। देश में 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। आप जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर देश में फिर से जातीय आधारित राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। इसी समय हम उत्तराखंड के लिए स्थायी रोजगार नीति के साथ कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचे थे। हम उत्तराखंड प्रदेश में 4 लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित करने के साथ साथ उन नई नौकरियों के वितरण के लिए अलग तरह की नई आरक्षण नीति का प्रस्ताव लेकर गए थे। हमारे आरक्षण के प्रस्ताव में 3 स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने की मांग थी, जिसमें से राहुल गांधी के सलाहकारों ने जिसकी जितनी जाति उसको उतना अधिकार वाली बात उठा ली। इसके अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें पीछे छोड़ दी गई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण उत्तराखंड से होना भी प्रस्तावित था, मगर पता नहीं किन कारणों से राहुल गांधी को उत्तराखंड से और हमारे उत्तराखंड रोजगार विधेयक के प्रस्ताव से भी उनके राजनैतिक सलाहकारों ने दूर कर दिया। अब राहुल गांधी आरक्षण से संबंधित जो बयान दे रहे हैं वो हमारे द्वारा प्रस्तावित नीतियों से सीधे तौर पर प्रभावित तो है, परंतु उनमें वो बातें शामिल नहीं की जा रही है जो इन्हें संविधान के समानता के सिद्धांत के अनुरूप और ज्यादा व्यवहारिक बनाती है। शरद शर्मा ने कहा कि देश में आरक्षण की वास्तविक आवश्यकता को नजरअंदाज कर नई आरक्षण नीति बनाना देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। हमें विभिन्न कालखंडों में आरक्षण के लिए हुए दंगों और आंदोलनों के दुष्प्रभावों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण की सही नीति की खोज गांधी जी और अम्बेडकर के समय से ही चल रही है। पूना पैक्ट में दोनों महान नेता पहली बार इस विषय पर एक समझौते पर पहुंचे थे। गांधी जी आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि अम्बेडकर दलित और पिछड़े वर्ग के समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की सुरक्षा चाहते थे। 1942 में अनुसूचित जातियों को पहली बार केंद्रीय सेवाओं में 8.5% आरक्षण मिला। अम्बेडकर ने दलितों के हितों और अधिकारों को संविधान में सुरक्षित किया, परंतु आज की आरक्षण व्यवस्था उनके द्वारा संविधान में लिखित समानता के अधिकारों के विरुद्ध जाती हुई प्रतीत होती है।
इसी को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में आरक्षण की सीमा को 50% तक सीमित करने का निर्णय दिया और अब राहुल गांधी के द्वारा इस 50% आरक्षण की सीमा को हटा देने से देश में आरक्षण के समर्थन और विरोध में फिर से नई चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। राहुल गांधी के राजनैतिक सलाहकारों ने युवाओं की बेरोजगारी के वास्तविक आंकड़ों और देश और प्रदेश की जनता की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों के रियल टाइम सर्वे और डाटा संग्रहण के बाद उत्तराखंड रोजगार बिल के माध्यम से 4 लाख सरकारी नौकरियों के सृजन और वितरण की व्यवस्था और उनसे संबंधित आरक्षण के सवालों एवं सुझावों को बड़ी समझदारी से, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, के एजेंडे से जोड़ दिया। राहुल गांधी के राजनैतिक सलाहकारों का यह मानना कि केवल जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देने की बातें करने से ही राहुल गांधी सत्ता में आ सकते हैं और उन्हें देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों का समर्थन और वोट प्राप्त हो जाएंगे, तो उनका यह विचार बहुत ही बचकाना और नासमझी भरा है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति के मुकाबले में जाति के मुद्दे को उठाकर असफल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से भाग्य के सहारे की तलाश में है। एससी और ओबीसी वोटों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रमुख चुनावी मुद्दों में जाति को शामिल किया। सत्ता में आने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा को हटाने और जाति कोटा को बढ़ाने का वादा किया। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हट के नारे के साथ राहुल गांधी ने अपनी नई आरक्षण नीति की ओर इशारा तो कर दिया, परंतु इससे आगे वो देश की जनता को कांग्रेस की नई आरक्षण नीति के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। इससे विभिन्न जाति वर्ग और समुदाय आरक्षण के विषय पर असहज और असमंजस में पड़ गए। राहुल गांधी के राजनैतिक सलाहकारों में मची क्रेडिट चुराने की होड़ ने वास्तविक रणनीतिकारों और योजनाकारों को पीछे धकेलकर सही इनपुट आने के मार्ग भी बंद कर लिए। राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी देश के विभिन्न जातीय वर्गों के लिए आरक्षण का एक संतुलित मॉडल बनाकर राहुल गांधी को नहीं दे पाए। समाजसेवी और कांग्रेस कार्यकर्ता शरद शर्मा ने कहा कि अक्सर काम किसी और का होता है और श्रेय कोई और लेने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि रोजगार और आरक्षण के क्षेत्र में नए सुधारों से युक्त उत्तराखंड रोजगार विधेयक के कुछ हिस्से कांग्रेस के कुछ राजनेताओं ने हमसे चुराकर राहुल गांधी को दे दिए और उन्होंने राहुल गांधी से अस्थायी रूप से प्रशंसा तो प्राप्त कर ली है, परंतु अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो राहुल गांधी और कांग्रेस को रोजगार, आरक्षण और एमएसपी के मुद्दों पर सही दिशा दिखा सके। शरद शर्मा ने राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकारों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि भारत के किसानों को एमएसपी देने का मार्ग भी उत्तराखंड रोजगार विधेयक से ही गुजरता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उत्तराखंड रोजगार विधेयक को समय से आगे बढ़ाया होता तो वे लोकसभा चुनावों में 150 से अधिक सीटें जीत सकते थे, परंतु अधूरी रणनीति के साथ जल्दबाजी में गंभीर मुद्दों को हाथ लगाने के दुष्परिणाम आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस और राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव में हार के जैसे भुगतने ही पड़ेंगे। कांग्रेस ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ और अपनी अपरिपक्व राजनैतिक रणनीति से मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बैठे बिठाए आरक्षण जैसा गंभीर मुद्दा दे दिया, जिसे बीजेपी ने हरियाणा में पुरजोर तरीके से भुनाया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी एससी के बीच उपवर्गीकरण पर अंतिम फैसला आ चुका है, जिसे हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में आनन फानन में लागू करने की घोषणा कर दी है। मराठा आरक्षण की मांगों को लेकर महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी तनाव के बीच कांग्रेस अपने ओबीसी आउटरीच के साथ ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसने सत्तारूढ़ शिवसेना एनसीपी बीजेपी गठबंधन सरकार को मुश्किल में डाल रखा था। परंतु बिना किसी स्पष्ट आरक्षण नीति के, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक जैसी चुनावी घोषणा सुनकर महाराष्ट्र का मतदाता भी हरियाणा के मतदाता की तरह ही आश्चर्यचकित है। इससे एक बार पुनः कांग्रेस को ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जातिगत आरक्षण पर 50% की सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी मामले 1992 में एक ऐतिहासिक फैसले में स्थापित की गई थी, जिसमें उसने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक माना था, लेकिन 50% की सीमा जैसी कुछ शर्तें भी रखी थी। जबकि गांधी और कांग्रेस अपने जितनी आबादी उतना हक अभियान के तहत जातिगत आरक्षण के विस्तार की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, कोटा बढ़ाने के किसी भी कदम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाना लगभग तय है। कोटा के ऐसे विस्तार की घोषणा या अधिनियमन करना तो आसान होगा, लेकिन कानूनी और संवैधानिक रूप से लागू कर पाना आसान नहीं होगा। वही लगातार चुनावी असफलता झेल रहे राहुल गांधी को यह भी समझना जरूरी है कि उन्हें घेरने वाले उनके विश्वसनीय और विदेशी शिक्षा प्राप्त राजनैतिक सलाहकार नए और सही विचारों और योजनाओं को उन तक सीधे तौर पर नहीं पहुंचने दे रहे हैं, और उनकी राजनैतिक एवं वैचारिक योग्यता और क्षमताओं का अंदाजा केवल इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री और गोहाना की स्पेशल जलेबी की फ्रेंचाइजी के शब्दों के व्यावहारिक अंतर का भेद भी राहुल गांधी को बता पाने में अक्षम है, तो वो रोजगार, आरक्षण और किसानों को एमएसपी जैसे जटिल विषयों पर किस प्रकार की खोज करके दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चलते चलते दो खबर। Stay tuned with us for more interesting news analysis. Subscribe our channel and also press the bell icon to get immediate notification of new videos.